नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की दो बड़ी खबरें सामने आ रही है। पहली खबर की बात करें तो विदेश मंत्री एस जयशंकर दरअसल लोकसभा का चुनाव दिल्ली से लड़ सकते हैं, ये उम्मीद जताई जा रही है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी नए प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतार सकती है। तो वहीं जयशंकर का नाम सबसे पहले सामने आ रहा है, क्योंकि लगातार विदेश मंत्री रहते हुए जिस तरीके से उनकी नीतियों को लेकर के लोग कायल है, तो इस बात की वजह से एस जयशंकर का चुनाव लड़ना काफी ज्यादा उम्मीदें जता रहा है। बता दें कि लगातार वो अपने तेज तर्रार बयानों को लेकर के और जिस तरीके से विदेशी मीडिया पर वो जवाब देते हैं, तो ये चीजें काफी ज्यादा लोगों के बीच में वायरल भी होती है। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो लोकसभा चुनाव और देश के अगले प्रधानमंत्री को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह ने बड़े संकेत दे दिए हैं। उनका कहना है कि गरीब परिवार का एक तमिल व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए। बता दें कि उनके इस बयान को लेकर के सियासी गलियारों में काफी ज्यादा हलचल मच गई है। आपको बताते हैं इन दोनों ही खबरों के बारे में विस्तार से। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर इस बार दिल्ली की किसी भी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि उनके राज्यसभा का कार्यकाल अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के 1 साल बाद तक बचा हुआ है। लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने विदेश मंत्री एस जयशंकर को दिल्ली जनता के बीच में उतारकर महाजनसंपर्क अभियान की जिम्मेदारी दी है, उससे सियासी गलियारों में ये कयास तो लगाए जा रहे हैं कि वो चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों के मुताबिक इस बार लोकसभा के चुनाव में दिल्ली की लोकसभा सीटों में से कुछ पर प्रत्याशी बदले जाने की भी चर्चा हो रही है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि एस जयशंकर को सियासी मैदान में जनता के बीच चुनाव लड़ने के लिए दिल्ली की किसी प्रमुख लोकसभा सीट से उतारा जा सकता है। आपको बता दें कि सियासी जानकारों का मानना है कि बीते कुछ समय में जिस तरीके से विदेश नीति में बदलाव दिखाई दिया है, उसका श्रेय कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी के साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर को भी जाता है। विदेशी मामलों के जानकार वरिष्ठ पत्रकार आर सुंदरम कहते हैं कि यूक्रेन में फंसे हुए छात्रों को वापस लाने के लिए चलाया गया ऑपरेशन गंगा हो या श्रीलंका में बदहाल हालतों में फंसे भारतीयों को मदद पहुंचाने की प्रक्रिया, अफगानिस्तान में सत्ता बदलने के बाद भारतीय पक्ष को मजबूती के साथ रखने का मामला हो या फिर अमेरिका, रशिया और ब्रिटेन जैसे देशों से राजनयिक रिश्तों की बेहतरी के साथ ही G20 के सफल आयोजन की तैयारियां, हर मोर्चे पर जयशंकर ने बेहतर काम किया है। इसी के साथ ही जयशंकर जिस तरीके से विदेशी मीडिया से रूबरू होते हैं और अपने बातों को मुखर होकर के और बेबाक तरीके से रखते हैं, तो ये भी लोगों के बीच में काफी चर्चा का विषय रहा है। अभी अगर हम हाल ही की बात करें, जिस तरीके से कनाडा में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या को झांकी के तौर पर, जश्न के तौर पर पेश किया गया था, तो इसको लेकर के भारत सरकार और विदेश मंत्री ने आपत्ति जताई थी और कनाडा गवर्नमेंट से इसको लेकर के कार्रवाई की मांग की थी। जिसके बाद जब कनाडा का एनएसए ये पूछता है कि भारत कुछ ज्यादा ही कनाडा के आंतरिक मसलों पर हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, जिसके बाद जो जवाब विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा दिया गया, इसको सुनकर सभी लोग जो है तारीफ करते हुए नजर आए। दरअसल जयशंकर ने ये कहा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपको बता दें इसी तरीके के उनके बेबाक तरीकों को लोग काफी ज्यादा पसंद भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े सूत्रों का कहना है कि 2024 में लोकसभा के चुनावों में इस बार कुछ सीटों पर प्रत्याशी बदले जाने की सुगबुगाहट हो रही है। सूत्र के मुताबिक इनमें से जिन सीटों के टिकट बदले जाने हैं, उन लोकसभा के प्रत्याशियों का इसका आभास भी है और यही वजह है कि नए प्रत्याशियों की तलाश भी भारतीय जनता पार्टी उतनी ही शिद्दत से कर रही है। राजनीतिक विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि अमूमन जिन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी बदले जाते हैं, तो वहां पर
किसी बड़े चेहरे को उतारने से पहले उसकी भूमिका बनाई जाती है। और इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर के दिल्ली से जनता से जो सीधे जुड़ने की प्रक्रिया को आने वाले लोकसभा चुनावों के नजरिए से ही देखा जा रहा है। आपको बता दें कि दरअसल मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल पूरे होने पर बीजेपी ने जन जागरण अभियान शुरू किया है और 30 जून तक चलने वाले इस जन जागरण अभियान में देश के अलग अलग शहरों, महानगरों, गांव, नगर और तहसीलों में बड़े नेताओं के प्रवास के कार्यक्रम तय किए गए हैं। और इसी कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर को दिल्ली में जन जागरण अभियान के दौरान जनता के बीच में उतारा गया है। पार्टी की नीति के मुताबिक एस जयशंकर केंद्र सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए न सिर्फ लोगों से मुलाकात कर रहे हैं बल्कि उनके बीच जाकर मोदी सरकार के किए गए कामों के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं। सियासी जानकार भी मानते हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर को पहली दफा जनता के बीच में सीधे तौर पर डोर टू डोर अभियान के लिए मैदान में उतारा गया है। राजनीतिक विशेषज्ञ ओम द्विवेदी कहते हैं कि अभी तक विदेशी मंत्री जनता से रूबरू तो होते थे, लेकिन उसका ज्यादातर दायरा जो है वो ये होता था विदेशी मामलों को लेकर के। लेकिन उनका मानना है कि विदेशी मंत्री एस जयशंकर जब दिल्ली के गली मोहल्लों में लोगों से विदेश की बजाय उनकी अपनी जरूरत की समस्याओं को सुन रहे हैं तो सियासत के गलियारों में चर्चाएं होना लाजमी है। वहीं दूसरी खबर की बात करें तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्य में एक तमिल को देश का प्रधानमंत्री बनाए जाने की पैरवी की है। वो दरअसल तमिलनाडु के दौरे पर थे कल, जहां उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में ये बात कही है। पार्टी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक एक बंद कमरे में हुई बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने एक तमिल को भविष्य में पीएम बनाए जाने की बात कही है। सूत्रों के द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक अमित शाह ने किसी का नाम लिए बिना निकट भविष्य में एक तमिल को प्रधानमंत्री बनाए जाने के संकेत दिए हैं। सूत्रों के मुताबिक अमित शाह ने कहा है कि ऐसा अवसर पूर्व में 2 बार गंवाया जा चुका है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि अमित शाह ने कथित तौर पर इसके लिए सत्तारूढ़ डीएमके को दोषी ठहराया है। बैठक के दौरान अमित शाह ने बीजेपी पदाधिकारियों से 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए कमर कसने को भी कहा है। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से 20 से अधिक सीटें जीतने की दिशा में काम किया जाना चाहिए। उन्होंने इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ही बूथ समितियों को मजबूत करने का आह्वान भी किया है। इसी के साथ ही जिस तरीके से तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन है तो इस पर भी अमित शाह ने बड़ा हमला किया है। उनका कहना है कि पूर्व में कांग्रेस को यह मौका मिला था और वो चाहते तो तमिल व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बना सकते थे, लेकिन उन्होंने 2 बार इस मौके को गंवाया है। इसी के साथ ही कांग्रेस के पूरे घोटालों की लिस्ट भी गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु की जनता के सामने खोलकर रख दिया। फिलहाल जिस तरीके के ये संकेत दिए जा रहे हैं, ऐसे में ये साफ है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी काफी ज्यादा तैयारियां करती हुई नजर आ रही है। आखिर ये जो तैयारियां है वो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि देश के जो अगले प्रधानमंत्री हैं अगर वो मोदी बनते हैं तो एक बार फिर से ये अलग ही रिकॉर्ड होगा कि बीजेपी पार्टी का कोई व्यक्ति लगातार 3 बार प्रधानमंत्री बना हो। लेकिन वहीं दूसरी ओर जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह ने यह संकेत दिए हैं कि इस बार जो प्रधानमंत्री है देश का वो तमिल व्यक्ति बनेगा और इसी के साथ ही उनका कहना है कि गरीब परिवार का व्यक्ति बनेगा। अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के बैकग्राउंड पर नजर डालें तो उनका भी जो बैकग्राउंड रहा है वो यही रहा है कि वो काफी ज्यादा गरीब परिवार से आते हैं और इसी के साथ ही जो उनके परिवार के लोग हैं आज भी वो आम जिंदगी ही जीते हैं। हालांकि जो प्रधानमंत्री हैं वो देश के प्रधानमंत्री हैं, इसी के साथ ही वो सरकारी आवास में रहते हैं, तमाम सरकारी सुविधाएं भी है। आज के ज़माने में देखने को मिलता है कि बहुत सारे ऐसे नेता होते हैं जिनके पूरे परिवार और ख़ानदान के लोग इन तमाम सरकारी सुविधाओं का आनंद उठाते हुए नजर आते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बात की जाए तो ये काफ़ी इनका जो नाता है वो दूर दूर तक नज़र नहीं आता। उनके जो फैमिली के लोग हैं आज भी उसी तरीके का जीवन जी रहे हैं। अगर हम उनकी दिवंगत माँ की भी बात करें तो वो भी लगातार अपने ही घर में रहती हुई नजर आए थे। भले ही प्रधानमंत्री मोदी अपनी माँ से मिलने के लिए जाते थे, उस पल की फोटोज भी सामने आती थी, लेकिन उनकी मां कभी भी सरकारी आवास में नजर नहीं आई है। ये कहीं ना कहीं जनता के लिए बड़ा मैसेज जाता है। जिस तरीके से बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी खुद को प्रधानमंत्री
नहीं बल्कि प्रधान सेवक बोलते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।